आरएससी परिवार यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली नई नई वीडियो का अध्ययन होता रहे और आपका ज्ञान आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज जो हमारा इससे जो हमने लास्ट जो वीडियो किया था, क्लास किया था, वो क्लास आपकी चल रही थी हल संधि, और हल संधि में चल रहा था आपका कौन सा? अनुस्वार संधि। कौन सी थी? अनुस्वार संधि। और जो नेक्स्ट जो संधि आ रही है अपनी, यह है अपना अनुनासिक या परसवर्ण संधि। कौन सी है? अनुनासिक या परसवर्ण संधि। लेकिन मैं इससे बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस संधि के कुछ पार्ट हैं। क्या है? पार्ट, नियम बोल सकते हैं इसको, भाग बोल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार समझो इस बात को, अनुनासिक या परसवर्ण, इसके अपन जिसे भाग भी कह सकते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं, या इनको अपन नियम भी कह सकते हैं। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। तो कहने का मतलब क्या है मेरा? आप इसको कुछ भी मान सकते हो, भाग मान लो, नियम मान लो। ठीक है, लेकिन इनके कुछ अलग अलग नियम है तो अलग अलग सूत्र होंगे। ठीक है, तो मैं आज इनका आपके सामने अध्ययन करने जा रहा हूँ। तो मैं जो पहला नियम है आज मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और इतनी सरल लैंग्वेज में, इतनी सरल व्याकरण की दृष्टि से, जो आपको लगेगा कि इसमें कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी। तो आपको एक पहला नियम या पहला भाग स्टार्ट करते हैं। आप इसको भाग भी कह सकते हैं और नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला नियम। तो इसका पहला नियम क्या है, सुनो ध्यान से। तो अब आपको करना क्या है, इसमें हो जाएगा अनुनासिक संधि 6, नियम 1, 6 का 1, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब नियम नंबर 1 अपना है, अब आपका आ जाएगा नियम 1। ठीक है साहब, अब इसमें करना क्या है, इसका सूत्र लिखना है। पहले हम क्या लिखना है? सूत्र। इसका सूत्र क्या है? बहुत अच्छा सूत्र है, बिल्कुल। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य ही, अनुस्वारस्य, देखो, अनुस्वारस्य यही, अनुस्वारस्य यही, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। क्या है? पर, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इस प्रकार से ये इसका क्या है? सूत्र है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा बिल्कुल सरल भाषा में। एक तो इसमें अनुस्वार दिख रहा है, एक यही दिख रहा है, एक परसवर्ण, 3 शब्द दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहा है? 3 शब्द हैं। यही का मतलब होता है यह प्रत्याहार। शायद आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको संधि परिचय कराया था, संधि स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने माहेश्वर सूत्र बताए थे। वहाँ आपको मैंने माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान कराया था, और उन माहेश्वर सूत्रों में क्या बताया था कि ये 14 होते हैं और इनसे क्या बनता है? प्रत्याहार बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रत्याहार। तो ये क्या है? यह प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार। इसका मतलब होता है कि इन के बीच में कितने वर्ण आएंगे वो बताए जाएंगे। और इसके बाद अनुस्वार से अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार। इसके बाद परसवर्ण, तो लिखा हुआ है पर माने, पर माने बाद में, सवर्ण माने समान वर्ण, यानी कि जो आपके बाद में उसी के समान वर्ण बन जाने। यानी कि पर माने बाद में, सवर्ण समान वर्ण होना, यानी कि बाद में समान वर्ण होना। तो कहने का मतलब इसका ये, इसका अर्थ हुआ, ये अनुस्वार का अनुस्वार हो गया, यह प्रत्याहार हो गया। अब इसको समझना कैसे, ये देखो एक बार। मैं आपको पहले क्या बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा एक उदाहरण, क्योंकि कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जिनको उदाहरण से करा जाता है, तो शायद मैं जानता हूँ बच्चों के माइंड में अच्छी तरीके से जल्दी समझ आ जाता है। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अपन, इसमें बिल्कुल सरल भाषा में उदाहरण लिखते हैं, जिसका नाम होगा अंकित। उदाहरण लिख रहा हूँ पहले मैं,
अंकितः लिख दिया। ध्यान से सुनना इस बात को कि पढ़ाने के तरीके दो प्रकार के होते हैं। व्याकरण पढ़ाने के, व्याकरण को दो प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। एक तो उदाहरण को पहले पढ़ाया जाए, पहले उदाहरण समझाया जाए बच्चों को, उस सूत्र समझाया जाए बाद में। एक नियम ऐसा होता है, पहले नियम फिर उदाहरण। लेकिन यहाँ पहले उदाहरण समझाना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण अगर मैं पहले समझाऊंगा तो आपको शायद इसको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। देखिएगा, तो इसका हम करेंगे संधि विच्छेद। अम प्लस कितः हो गया। ये जो ड है ना, इसको किस बदल गया? अनुस्वार। अब हमें क्या करना है, प्लस कितः। अब क्या करना है हमको कि ये जो कहता है कि पूर्व पद में क्या हो? अनुस्वार हो, है क्या नहीं? अनुस्वार आ गया, आ गया ना। उत्तर पद में क्या हो? यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार, यानी कि इसका मतलब होता है कि वर्गों के, किसके? वर्गों के, यानी कि वर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 5। कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसका होता है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, यानी इधर को, यानी कि ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। पूर्व पद में क्या होना चाहिए? अनुस्वार, ठीक है जी। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। तो यहां ये क्या है? क, क्या ये? क है। तो इस क को, ये क किस वर्ग का है? देखो, क वर्ग, क वर्ग। तो देखो क, ख, ग और घ और यहाँ आया, समझे? तो ये क वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, हो गया प्रथम वर्ण क वर्ग का। तो होता क्या है इसमें? नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी नहीं होता है कि जो वर्ग उत्तर पद में होता है प्रथम वर्ण, मेरी बात समझ रहे हो? जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होता है, बिल्कुल सरल भाषा में मेरी बात समझ लेना, मैं आपको लिख देता हूं। उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होता है, उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होता है, उस उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होता है उसके स्थान, उसके उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होता है उसके स्थान पर उसका पंचम वर्ण हो जाता है। यानी कि मेरा मतलब कहने का यह है कि उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होता है उसके स्थान पर उसका पंचम वर्ण, क्या? पंचम वर्ण हो जाता है। वो कैसे होता है आप एक बार समझने की कोशिश करना। देखो, अब क्या करना है आपको, ये का है क वर्ग, क वर्ग है ना, तो क, ख, ग और घ और ण, ये आगे ण पंचम वर्ण है, और ये कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये 5 में हो जाएगा। तो ये किसके स्थान पर होगा? यानी कि इस अनुस्वार के स्थान पर। किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पर। जो हमारा अनुस्वार आया है, इस अनुस्वार को ये किस में बदल देगा? किस में बदल देगा? पंचम वर्ण में। तो यहां हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा अ प्लस कित। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा अंकित। इस प्रकार समझो। क्लियर है? नहीं है? समझे? मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? अनुस्वार। पूर्व पद के अंत में अनुस्वार। उत्तर पद में
वर्गों का जो वर्ग है 5, उन 5 वर्गों में से कोई सा भी क ख ग घ या च छ ज झ य या ट ठ ड ढ ण, यानी इस प्रकार त थ द ध न। मैं आपको और सारणी बना दूंगा अच्छी तरीके से, लेकिन ओनली मैं इस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आया पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अनुस्वार, मिल गया अनुस्वार। उत्तर पद में वर्गों के प्रथम वर्ण होना चाहिए, का बन गया। तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ये जो कवर्ग है ना, जो कवर्ग है, इस कवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, ये रा ड़ा। तो इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर क्या जाएगा, ड हो जाएगा और रूप बन जाएगा अंकितः। क्या बन जाएगा, अंकितः। अब देखो उदाहरण के बजाय इसको मैं आपको अब स्पष्ट करता हूं सारणी के माध्यम से। यहां तक तो आपको ये समझा। जैसे देखो आपको ये लिखो, आप समझो कि आपने लिखा अनुस्वार, यहां लिख दिया पूर्व पद प्लस उत्तर पद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल है बिल्कुल। पूर्व पद में क्या लिखना है, ये क है, ठीक है, और इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ड। ठीक है ना। इसी प्रकार थोड़ा सा इसका हो जाएगा पंचम वर्ण इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है नॉर्मल। तो देखो क्या करना है आपको, अब देखिए क्या होगा। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, अब पूर्व पद में हमें क्या लिखना है, यहां लिख दिया हमने का और इधर लिख दिया ड और यहां अपना है अनुस्वार। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। ऐसे ही यहां लिख दिया हमने च और यहां लिख दिया हमने य, यहां लिख दिया हमने ट और यहां लिख दिया हमने ण, यहां लिख दिया हमने त और यहां लिख दिया न और यहां लिख दिया हमने प और यहां लिख दिया म। तो मेरा मतलब ये आपका कहने का आपसे कि अगर मान के चलिए, और इधर क्या होना चाहिए, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें ये वर्ण हो, यानी कि क ख ग घ और य, इस प्रकार से च छ ज झ और य। ठीक है, इसके बाद ट ठ ड ढ अण, इसके बाद त थ द ध और न, इसके बाद प फ ब भ और म। यानी कि मेरा मतलब आपसे ये हुआ कहने का, क्या हुआ कहने का, ये हुआ कि पूर्व पद में तो अनुस्वार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुस्वार। आ गया अनुस्वार पूर्व पद में। और इसके बाद क्या होगा, पूर्व पद अनुस्वार आ गया, पूर्व पद में अनुस्वार होना चाहिए, ये वाला अनुस्वार। और उत्तर पद में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे कोई हो सकता है। तो ज्यादातर हमको क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं। कौन से वाले मिलते हैं, ये वाले मिलते हैं पूर्व पद में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन वाले शब्दों को, ये ना, इनका जो पंचम वर्ण है, इनका जो पंचम वर्ण क्या है, इनका पंचम वर्ण हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा, ये वाला। ये क्या है, ये पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है ये। तो ये क्या होगा कि इसके स्थान पर, अर्थात इस कवर, इस अनुस्वार के स्थान पर, सिलो, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, जैसे कि यह अनुस्वार है, इसको ड, इसको य, इसको ण, इसको न, इसको म। तो इस प्रकार से ये सारणी आपको समझ आनी चाहिए। तो इस सारणी के माध्यम से अब मैं आपको उदाहरण और कराना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो उदाहरण।
बिल्कुल सरल भाषा में है उदाहरण, नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी। देखो जैसे मैंने लिखा मुंचती, क्या लिखा? मुंचती, ये लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसका करना है हमने संधि विच्छेद, मुम प्लस चति, लिख दिया, क्या लिख दिया? मुंचती लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं हुआ तो यहां से हमें क्या करना है कि ये अलग अलग कर दिया, प्लस चति, चति ही। अब हमने बोला था आपको कि उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उत्तर पद में कोई भी हल वर्ण होगा और वो कौन सा होगा? वर्गों का। ये चवर्ग का है, ये किसका है? च च छ ज झ और यहाँ है। मैं बहुत ही सरल भाषा से आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ प्रयास पूरा ये रहेगा कि अब देखो हमें क्या करना है, इसका पंचम वर्ण क्या होगा? इसका पंचम वर्ण हो जाएगा य, ठीक है, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, यह आ गया। इसका पंचम वर्ण क्या है? चवर्ग का यह। तो इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, और यहाँ वो ना मुंह है ये, प्लस चति। अब क्या करना है, अब इनको अपन जब संधि पद बनाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। क्लियर स्थिति? तो कहने का मतलब क्या है, पूर्व पद में अनुस्वार होना चाहिए, उत्तर पद में वर्गों के पंचम वर्ण। तो अब बात क्लियर हो गई, इस प्रकार समझो, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने चवर्ग का उदाहरण करके दिखा दिया है, समझा दिया है। इसी के साथ साथ और देखो उदाहरण, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किया है शांत, क्या है? शांतः लिख दिया। अब शांत लिख दिया तो अब हमें क्या करना है? शाम प्लस तह, ठीक है। अब ये अनुस्वार अलग कर दिया, ठीक है, प्लस तह। अब हमें क्या करना है? त, थ, द, ध और न, यानी कि हमें क्या करना है कि इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का, इस वर्ग का पंचम वर्ण तो ये हुआ भाई, इसका पंचम वर्ण क्या है? ये हो गया, समांत है भाई, देखो अनुनासिक अनुस्वार। तो अब हमें क्या करना है, इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर क्या बनाना है? ये न बनाना है। इस अनुस्वार के स्थान पर क्या बनाना है? न बनाना है। क्या बनाना है? न। तो क्या बन जाएगा? शान प्लस तह। बना नहीं बना बताओ? इस अनुस्वार के स्थान पर क्या बनाना है? न, ना बना दिया तो शान प्लस तय। अब जोड़ेंगे तो शांतः। आया समझ नहीं आया? एक तो ये बात रही। अब इसके बाद में थोड़ा और एक चीज समझाऊं आपको कि अनुनासिक वर्ण होते क्या हैं, वो तो बाद में कर दूंगा, एक बार इसको उदाहरण क्लियर कर लो। और उदाहरण जैसे देखो, अंकित मुंडनम, क्या है? मुंडनम, क्या है? मुंडनम। तो क्या हो जाएगा? मुंह प्लस डनम, एक प्रकार से मुंह प्लस डनम। तो इस प्रकार से बनाने के बाद क्या होता है, अब क्या बचा? यहां मुंह और इसमें आ जाएगा अनुस्वार प्लस डनम। अब हमें क्या करना है, ये किसका है? ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ये टवर्ग का कौन सा वर्ग है? पंचम वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बन जाएगा प्लस डनम। अब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मुंडनम। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि अब बात इस बात की आती है पर सवर्ण, पर माने समान वर्ण। पर देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं कि पर सवर्ण, पर सवर्ण, सवर्ण क्या होता है? समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब होता है जिसकी ध्वनि उच्चारण एक स्थान से होता हो। और ये कितने होते हैं? अनुनासिक शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने अनुनासिक जो वर्ण होते हैं? अनुनासिक वर्ण,
ये कितने होते हैं? 5। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा नॉलेज कराऊंगा, पहले ये समझे, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया, जैसे मैंने बना दिया कंपते, क्या बना दिया? कंप्यते। ये बहुत ही सरल तरीका समझने का बेटा। जैसे मैंने लिखा कंपते, कंपते, तो देखो कम प्लस पते। अब क्या कर दिया? इसको ये कर दिया, पते कर दिया। अब हमें क्या करना है? इस तवर के देखो प, फ, ब, भ और म, यानी पावर का 5 वर्ण क्या है? म हो गया। और इस अनुस्वार क्या हो जाएगा? इसको मैं हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा, तो बन जाएगा रूप हमारा क्या? कंपते। ठीक है, कैसे कर लो, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। जैसे नंदती, क्या है? नंदती। आपको बनाना है नंदती। उदाहरण नंदती। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नम प्लस दति। अब ना को तो ना रहने देंगे, अनुस्वार हो जाएगा, इसके बाद प्लस दति आ जाएगा। अब ये तै थे दे दे न, त थ द ध और न, यानी कि ये तवर का पंचम वर्ण क्या होगा? तवर का पंचम वर्ण होगा अपना न। कौन सा होगा? ना हो जाएगा। तवर का पंचम वर्ण ना हो जाएगा और अनुस्वार क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, क्योंकि उसी के समान हो जाता है, उसी के समान हो जाता है। तो बन जाएगा नंदती इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपके ये रूप संपन्न होते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि आपको मैं क्या बताना चाहूँगा कि इसमें मैं आपको अनुनासिक वर्ण बताना चाहूँगा। अनुनासिक वर्ण देखो, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। कौन से? य, म, व, ण और न। ये कैसे वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। और इनका उच्चारण कहां से होता है? नासिका। उच्चारण कहां से होता है इनका? नासिका। उच्चारण स्थान य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? नासिका से होता है। तो कहने का मतलब क्या? ये समान है। क्यों समान है? क्योंकि जिनका उच्चारण स्थान एक ही है, अर्थात जिनको नाक्यम इस प्रकार बोला जाता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान एक होता है वो हमेशा समान होते हैं। इसलिए जैसे ये त है और इसका इसी के समान वर्ण क्या हो जाएगा? या ना हो जाएगा, तय को न हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ अब बात आती थी किसकी? यहाँ बात न्यू कह रहा है कि अनुस्वार, क्या? ये अनुस्वार, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? नाक है। इसका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो इसीलिए इसका समान वर्ण क्या होता है भाई? अनुनासिका। भाई जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वही इनका है। ठीक है, इसको अपन इसको भी जोड़ सकते हो, यानी कि ये अनुनासिक वर्ण आते हैं य म ग ण न म और अनुस्वार, तो इनके स्थान इन्हीं के समान तो है। ये जो वर्ण हमारे दिख रहे हैं य म, तो इसको ये भी हो जाता है, ये इस प्रकार से हो जाता है। बात है समझे? अनुस्वार के स्थान पे ये हो जाएंगे। क्लियर? इस अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएंगे? ये सारे वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अनुस्वार का और इनका उच्चारण स्थान एक है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ, कोई दिक्कत किसी को तो बताना कमेंट बॉक्स में डाल करके। ठीक है जी, ये आपका जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी संधि में आपका नेक्स्ट जो नियम होगा वो होगा नियम नंबर 2।
क्या होगा उसका आप थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपना नियम 2 होगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।